Hello, good morning, students and friends. My next video, second part of commissions, जिसमें मैं पहले 4 कमीशन आपको करा चुका हूं। जिसमें पहला कमीशन मैंने कराया था केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके बाद मैंने आपको कराया था केंद्रीय सूचना आयोग, और साथ ही साथ उसके बाद मैंने थर्ड कराया था आपको यूपीएससी, और फोर्थ कराया था मैंने इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। अब इस वीडियो में मैं आपको और महत्वपूर्ण 3 कमीशन कराऊंगा। सबसे पहला है आज की वीडियो का राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसको नेशनल वुमेन कमीशन, NWC शॉर्ट फॉर्म। इसकी जो स्थापना की बात अगर की जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 31 जनवरी 1992 को की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय यह निश्चित किया गया था कि इसमें कितने सदस्य होंगे। तो उसी आधार पर हम इसके गठन अर्थात रचना की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं और एक सचिव सेक्रेटरी होता है। तो कुल मिलाकर 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 अन्य सदस्य, 7 सदस्य होते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि इन 7 सदस्यों में से एक SC और ST का सदस्य होना आवश्यक है। 7 सदस्यों में से एक सदस्य SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 2 जातियों से होना आवश्यक है। परंतु कोई प्रश्न उठे किसी विषय पर तो इन SC ST के सदस्यों को उस पर वोट देने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब कि SC ST के 2 सदस्य होंगे जरूर, परंतु उनको किसी प्रश्न पर वोट का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें 31 जनवरी 1992 7 सदस्य। अब बात करें नियुक्ति की, तो मैक्सिमम देश के अंदर कमीशंस जो बने हुए हैं उनकी नियुक्ति, उनके सदस्यों की और उनके चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, समिति के सदस्यों के आधार पर। और अगर बात करें कार्यकाल, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष बाद इसकी जो चेयरपर्सन होती है वो चेंज कर दी जाती है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम चेयरपर्सन थी वो थी जयंती पटनायक, जिनका कार्यकाल 92 से 95 तक, 1992 से 95 तक 3 साल बनते, 3 साल वो रही। और समय समय पर आगे जो है अन्य महिला आयोग बनाई गई, चेयरमैन बनाई गई। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अब महिला आयोग का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है, परंतु इस कार्यकाल के दौरान वो करती क्या क्या है। महिला आयोग जो चेयरपर्सन होती है वो पूरे देश में और राज्यों के जो राज्य महिला आयोग बने हुए हैं उनसे कंसल्ट करती हुई, बातें करती हुई, टच में रहती हुई महिलाओं की सुरक्षा, उनकी एकता और उनकी सशक्तिकरण तथा उनके विकास संबंधी आगे व्यवस्था बनाती है कि कहीं महिलाओं के साथ में कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, आवाज़ उठाई जाए। महिलाओं को मजबूती, सशक्त बनाना राष्ट्रीय महिला आयोग का, राज्य महिला आयोग का कार्य होता है। और उनके विकास के लिए भी योजनाएं बनाना महिला आयोग जो है कार्य करती हैं। तो पहली जो प्रथम महिला आयोग चेयरपर्सन थी वो जयंती पटनायक, 1992 से 95। अब इसी बीच दूसरा मैं आज कराऊंगा आपको केंद्रीय मानवाधिकार आयोग। बहुत ही बारीकी से और ध्यान से देखें, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं। यहाँ राइट्स का मतलब, राइट का मतलब यहाँ अधिकार होता है। ह्यूमन मानवीय, व्यक्ति के अपने, तो इसको हम शॉर्ट में NHRC कह सकते हैं। इस केंद्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हिंदुस्तान के अंदर 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, 93। ध्यान देना, भारत के अंदर मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, परंतु विश्व स्तर पर मानव जो अधिकारों की घोषणा की गई थी वो
यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व की एक शांति प्रिय संस्था जो विश्व में शांति बनाए रखने का काम करती है, उस संस्था का एक पहला अंग है महासभा, जिसमें 193 सदस्य देश हैं। सभी वहाँ प्रत्येक वर्ष बैठकों में भाग लेते हैं। तो उस महासभा के माध्यम से 10 दिसंबर 1948 को पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की बात कही गई, मानव अधिकारों को दिलाने की बात कही गई, या हम ये कहें कि मानव अधिकारों को प्रत्येक देश के द्वारा लागू करने की भी बात कही गई। तो 10 दिसंबर को इसी वजह से जो है विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 से इसकी शुरुआत हुई है। तो भारत में 93 में इसकी स्थापना हुई। तो उसकी स्थापना के दौरान कहा गया कि भी इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक इसमें न्यायाधीश होगा, या तो वो रिटायर्ड हो चुका हो पूर्व न्यायाधीश, या फिर कोई वर्तमान में किसी कोर्ट में पद पर कार्यरत हो। साथ ही साथ एक अध्यक्ष और एक न्यायाधीश के अलावा इसमें 2 ऐसे व्यक्ति होंगे, 2 ऐसे सदस्य होंगे जो मानव अधिकारों के अनुभव अर्थात मानव अधिकारों के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, उनको ज्ञान होगा, अनुभव होगा। तो इस प्रकार से 2 सदस्य ये, एक अध्यक्ष और एक न्यायाधीश, कुल मिलाकर 4 सदस्य इस मानवाधिकार आयोग में होते हैं। अगर बात करें यहाँ इनके अन्य सदस्यों की, तो इसमें पदेन सदस्य 4 और होते हैं, जो कि हमारे देश के 4 बहुत बड़े आयोग उनके अध्यक्ष होते हैं। उसमें एक SC शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का एक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग। 4 जो ये आयोग हैं देश के अंदर, SC नंबर 1, ST नंबर 2, अल्पसंख्यक नंबर 3 और महिला आयोग नंबर 4। इन 4 आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं, केवल अध्यक्ष, यह भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। आइए अब नियुक्ति की बात कर लें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, UPSC के सदस्यों की नियुक्ति या फिर जो पहले केंद्रीय सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, इनकी नियुक्ति भी एक समिति के आधार पर की गई थी। यहाँ पर ऐसे इनकी नियुक्ति भी एक समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस केंद्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, चेयरमैन जो है उसकी नियुक्ति जो है एक समिति के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? एक समिति के आधार पर। और इस समिति में होता कौन कौन है, बहुत बारीकी से देखिए। देश का गृह मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, साथ ही साथ लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर और राज्यसभा का वाइस चेयरमैन, ना कि चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया। यहाँ पर उपसभापति की बात हो रही है, जो कि राज्यसभा का उपसभापति यानी कि सभापति के बाद होता है, और सभापति या राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में। तो एक और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता 2 ये हो गए 3, एक लोकसभा अध्यक्ष 4 और एक राज्यसभा का उपसभापति 5। इन 5 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाती है। फिर उस समिति से निर्णय लिया जाता है कि किसको देश का जो है अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग में पहुंचाना है। तो इस सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी जाती है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देता है। कार्यकाल की बात करें तो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो होता है। और जैसा कि नाम से ही ज्ञान है, मानवाधिकार, मानव के अधिकारों को सुरक्षित करना, मानव को बचाना, उन पर होने वाले अत्याचारों को दूर करना, तो मानव अधिकारों के हितों की रक्षा करना मानव अधिकार आयोग का कार्य है। और प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो रंगनाथ मिश्र, जो कि 1993 से लेकर, क्योंकि स्थापना 1993 में हुई थी 12 अक्टूबर, इधर देख सकते हो आप 12 अक्टूबर 1993 में, तो 1993 से लेकर 96 तक रहे थे
अब आप कह सकते हो कि जी कार्यकाल तो इसका 5 वर्ष होता है। हो सकता है कि वो किसी कारणवश या तो त्यागपत्र दे गए हों या फिर उनकी उम्र 70 वर्ष पहले हो गई हो, तो हो सकता है। तो इसलिए प्रथम अध्यक्ष जो थे मानवाधिकार आयोग के, वो थे रंगनाथ मिश्र। ठीक है जी। इसी बीच में आपको अब तीसरा कमीशन कराने जा रहा हूँ, और उस कमीशन का नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। बड़ी बारीकी से देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि इस आयोग को अभी हाल ही में चेंज भी कर दिया गया है, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल ओबीसी कमीशंस, NBCC कहा जाता है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 340 में दे रखा था। अब नहीं, अब इस पर हम क्वेश्चन मार्क लगा दें तो इसकी स्थापना, मैं इसको लाइटली बता रहा हूँ क्योंकि डीपली तो अब आगे बताऊंगे, क्योंकि इसको चेंज करके संवैधानिक दर्जा देकर इसको मजबूत कर दिया गया है। अगर स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1993। ध्यान रखिए, मानवाधिकार आयोग की स्थापना 93 में और यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 93 में। ठीक है। इसकी रचना की अगर बात करें तो एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे, तो कुल मिलाकर 5 सदस्य होंगे। नियुक्ति कॉमन है कि देश के ज़्यादातर आयोगों के चेयरपर्सन की नियुक्ति, चेयरमैनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल की बात करूँ तो मैं इसका 3 वर्ष है, और जैसा कि नाम से ही ज्ञान है, पिछड़ा वर्ग यानी कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके हितों को ध्यान रखने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई है। कार्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए कार्य करना। और प्रथम जो अध्यक्ष थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, वो थे RN प्रसाद। तो इसको मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ दिया है क्योंकि इसको अब अनुच्छेद 340 से बिल्कुल ख़त्म कर, ठीक है, एक नया रूप दे दिया गया है। परंतु वो जो रूप दिया गया है उसको मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के 2 ऐसे आयोग पढ़ लेता हूं जिसमें आपने एक तो ये पढ़ा, एक उससे पहले, यानी कि इस आयोग की स्थापना से पहले जो है जिनके आधार पर इसकी स्थापना हुई, ऐसे 2 आयोग। सबसे पहला, पेपर में बहुत पूछा जाता है, यहाँ मैं लिख रखा है मैंने रेड पेन से, परंतु इससे पहले 2 OBC आयोग बने थे, यानी कि ये तो तीसरे नंबर पर बना, इससे पहले 2 बने थे जो कि कुछ हद तक सक्सेस हुए और संविधान में दर्जा इनको दिया गया। यहाँ पर देखिए, प्रथम जो आयोग बना था सबसे पहले 1953 को बना था। कौन सा आयोग? पिछड़ा आयोग। प्रथम पिछड़ा आयोग कब बना था? 1953 को। तो उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। उसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। तो उस समय जब ये अध्यक्ष बने तो इस आयोग ने पूरे देश के अंदर से 2399 पिछड़ी जातियों का उल्लेख किया, अर्थात वर्णन किया कि इतनी जातियां हमारे देश के अंदर हैं, वो भी केवल BC पिछड़ी OBC जातियां। अब ऐसा ही एक और काफ़ी समय बाद दूसरा पिछड़ा आयोग बना 1978 में, मंडल आयोग, जिसका अध्यक्ष थे VP मंडल। ठीक है। इसका पूरा नाम, VP का पूरा नाम यहाँ पर विंदेश्वरी प्रसाद है, इसलिए इसका सरनेम मंडल, और इसी वजह से इस आयोग का नाम मंडल आयोग डाला गया। तो ध्यान रखिए, मंडल आयोग की स्थापना 1978 में हुई और उसके अध्यक्ष जो थे वो VP मंडल थे, इसीलिए उसका आयोग का नाम मंडल आयोग पड़ा। और इसने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद 1980 में सौंपी, जिसमें इन्होंने 3743 जातियों की घोषणा की। 3743 जातियों की बात कही, परंतु कांग्रेस ई की सरकार बनने के कारण ये जो कमीशन था इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, और बाद में इसकी सिफारिशों को लागू 1990 में नई सरकार बनी थी, VP सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी। तो उस सरकार ने, VP सिंह सरकार ने इस मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, और इन सिफारिशों को लागू किया गया। देश के अंदर थोड़ा टकराव की स्थिति भी बनी थी, और साथ ही साथ कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से
इनको अंतिम तौर पर लागू कर दिया गया। और 1990 के बाद 3 साल बाद जब इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से। यानी कि ये जो मैंने आयोग आपको क्लियर किया, इस आयोग से बहुत पहले ही 1993 में और 1953 में और 1978 में 2 आयोग बन चुके थे। ठीक है, तो इन 2 आयोगों की अपनी भूमिका अलग है। वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके देश में एक नया माहौल दिया पिछड़े लोगों को। फिर उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 91 से लेकर 93 तक आई थी। फिर उसकी सरकार ने जो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जिसकी रचना इस प्रकार है। अब इस आयोग में 1993 वाले आयोग में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? सबसे पहले तो जो मैं आप बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर नेशनल ओबीसी कमीशन या NBCC कहा जाता था, उसको चेंज कर उसका नाम NCBC, जिसको नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट। इतना ही नहीं, इसका अगर पूरा नाम मैं देखूं तो नेशनल सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास जब ये होता है, यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग इसका नाम अब रखा गया है। अब इसको बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। और संशोधन की अगर बात मैं करूं तो संविधान में संशोधन करते समय 2 बातें सामने आती हैं। एक होता है अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल, और एक होता है संविधान संशोधन। तो अगर संविधान संशोधन बिल की बात करूं तो संविधान संशोधन बिल 123वां था, परंतु जब ये बिल पास हो जाता है तो उसकी संख्या अक्सर देखा जाता है कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिल ऐसे चलते रहते हैं जो कि कुछ पास नहीं होते हैं, परंतु जो बाद में आता है शायद वो पास हो जाता है, तो वो अमेंडमेंट का स्थान ले लेता है, संशोधन का स्थान ले लेता है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखें आप कि राष्ट्रीय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग जो स्थापित किया गया है, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B में अंकित किया गया है, वर्णित किया गया। पहले क्या था? अनुच्छेद 340 में वर्णन था। अब 40 को भूल जाइए आप। अनुच्छेद 338B में, तो आप कहोगे जी 338 में क्या है? फिर 338A में क्या है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ आर्टिकल 338 में SC आयोग की बात की गई है और 338A में ST आयोग की बात की गई है। और आप अब समझदार हो, 338B में जो है आपके BC आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। संवैधानिक दर्जा पहले भी था, परंतु एक SC ST आयोग के बराबर इसको अब वो जो है अवसर अधिकार दिए गए हैं B। ठीक है, तो इसको दोबारा से देखिए। राष्ट्रीय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अनुच्छेद 338B में दिया गया। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा और संविधान में संशोधन कर 102वां संविधान संशोधन कर इसको स्थापित कर दिया गया। कोशिश अब देख लीजिए, क्या बिल जो है मार्च 2017 से शुरू हुआ था और कंप्लीट 2020 में हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी जो अब आयोग की रचना की बात करें तो रचना में लगभग वही है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, 5 सदस्य होंगे कुल। परंतु इसका एक मैंडेटरी जो है वो है एक वुमेन कंपलसरी, यानी कि इन 5 सदस्यों में से एक महिला का होना आवश्यक है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष निर्धारित की गई है। और अगर नियुक्ति की बात करें तो आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट देश के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। 3 आयोग जो हैं भाई मैं अपने हिसाब से आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा है ये,
कि सबसे पहले एक काका कालेलर के नेतृत्व में एक कमीशन बना था जिसने 2399 जातियों का उल्लेख किया था, परंतु इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और ये कमीशन फेल हो गया। फिर उसके बाद 1978 में एक और कमीशन बनाया, मंडल आयोग। इसने 3743 जातियों को उल्लेखित किया, परंतु यह कांग्रेस ई की सरकार गिरने के कारण लागू नहीं हो पाई। बाद में जो वीपी सिंह की सरकार बनी 1990 में, उन्होंने इस मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया और लागू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया और उनको लागू कर दिया गया। परंतु 90 के बाद 93 में 3 साल बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया तो 1993 से लेकर अब 2019 तक वो काम कर रहा था बढ़िया अच्छे से, परंतु उसको और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मार्च 2017 में एक बिल पेश किया और उस बिल को लोकसभा राज्यसभा से पास करवाकर और संविधान संशोधन 102 के माध्यम से 2019 में कंप्लीट कर दिया और साथ ही साथ अब इसको संविधान के अनुच्छेद 338B में अंकित कर दिया गया। तो दोस्तों, बहुत ईजी लैंग्वेज, ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं, तो आप इससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, याद कर सकते हैं, आप भी समझकर खुद नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। लॉकडाउन बेशक है, परंतु पढ़ने का कोई समय नहीं, उम्र नहीं, पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।